आज 6 जुलाई 2022 जी। अब जी बताएंगे आज जो मैटर लगा आप लोगों का क्या है सुनवाई? आज 6 जुलाई 2022 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ऑनरेबल कोर्ट श्री योगेश खन्ना जी की कमरा नंबर 29 में आइटम नंबर 6 है, जिसमें मुकेश जैन याचिका करता है। मुकेश जैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड यूनियन। उसमें ये हमारी याचिका है क्योंकि पिछले समय भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो उड़ीसा में पुरी से निकलती है, इसके संबंध में उस समय बैन लगा दिया गया था। इस संबंध में मुकेश जैन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई, जिस याचिका पर सुनवाई हुई थी। पहले नहीं याचिका में मंजूरी दी गई, बाद में उसमें मंजूरी दे दी गई, क्योंकि मुकेश जैन ने लगातार संघर्ष किया। मुकेश जैन हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं और उनकी याचिका उसी समय कुछ शरारती तत्वों ने उड़ीसा या कहाँ के किस तरह से एक मैसेज फ्लैश किया, एक मैसेज वायरल किया, जिस मैसेज में उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस श्री एस ए बोबड़े साहब के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत था। और उस अभद्र भाषा के आधार पर दिल्ली में एक केस मुकेश जैन के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ उसी मैसेज पर, और उसी मैसेज पर केस रजिस्टर होने के बाद मैं उस मैसेज से अपील कराई। मुकेश जैन की बेल दे दी गई, पुलिस बेल हो गई। पुलिस बेल के बाद उन्हें बरी किया गया। इसी के बाद उसी मैसेज पर भद्रक, बालेश्वर और कटक में 3 जगह सेम मैसेज पर केस रजिस्टर्ड किए गए, और उन केसेस झूठे केस रजिस्टर, जबकि भारत का संविधान की आर्टिकल 20 सब सेक्शन 2 साफ तौर पर कहती है कि एक केस के संबंध में एक जगह ही केस, जब यहाँ अरेस्ट हो गए, बेल हो गई, तो वहाँ औचित्य नहीं था। लेकिन वहाँ 3 केस रजिस्टर्ड किए गए, झूठे केस रजिस्टर्ड किए गए, और उस आधार पर मुकेश जैन को दिल्ली से ले जाके 14 महीने तक झूठे केसों में जेल रखा गया, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक था। जबकि जो सेक्शन है हमारी, ये यहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय में अनुरोध है कि जो सेक्शन है वो पूरी तरह से 14 महीने की, तो उनमें सजा भी नहीं है, उससे अधिक मुकेश जैन जेल में रह लिए। जबकि मुकेश जैन लगातार उस समय जो न्यायाधीश थे, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा में, उनके सामने अपनी बात को कहते रहे, लेकिन फिर भी अनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, और इस तरह से मानवाधिकारों का हनन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, संविधान का उल्लंघन हुआ, CRPC का उल्लंघन हुआ, और IPC की धाराएं जो हमें न्याय देने की बात करती, उनका पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। इस आधार पर ये यहाँ केस दर्ज हुआ। जबकि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल उड़ीसा और देश के लोगों की रक्षा नहीं करती है, सामाजिक सद्भाव नहीं लाती है, प्यार नहीं लाती है, एकता नहीं लाती है, पूरी दुनिया के लिए भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी दुनिया के लिए संदेश देती है, और शांति, सौहार्द की भावना का उद्बोधन करती है। तो ऐसे में उनकी रथ यात्रा बाद में मुकेश जैन की याचिका पर हुई भी, याचिका को मंजूरी भी मिली, लेकिन याचिका लगाने वाला, भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने वाला, उसको 14 महीने जेल में रख दिया गया। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रखा गया, जिससे कि क्रेडिट लेने की बात थी। भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की क्रेडिट कौन लेगा? मुकेश जैन ने क्रेडिट ले लें, इसलिए ये केस उनका रजिस्टर्ड किया गया। और इसी आधार पर आज मैं डॉक्टर AP सिंह, उनका एडवोकेट हूँ, यहाँ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ये याचिका इसी आशय के साथ लगाई गई है, जिस पर सुनवाई हो, जस्टिस हो, न्याय हो। जो CRPC की धाराएं कहती हैं उसके तहत तो इतना 14 महीने से ज़्यादा जेल में रही है, और उस समय इनकी माताजी की भी मृत्यु हुई, उस समय भी नहीं आ पाए, कोई इन्हें रिलीफ नहीं मिला। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस से SST जस्टिस फॉर ऑल कहते हैं, न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए, वो नहीं हुआ। जबकि जुडिक्शन की बात कहें, याचिकाकर्ता दिल्ली में रहता था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रेजिडेंस दिल्ली में है, तो जब यहाँ केस रजिस्टर्ड हो गया, अरेस्ट हो गई, बेल हो गई, तो वहाँ के केसों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और यही बात अभी पीछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नूपुर शर्मा के केस में भी कहा। जब नूपुर शर्मा अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो उन्होंने कहा ऑनरेबल हाईकोर्ट जाइए। मुकेश जी, आपने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, किस तरीके से उम्मीद देखते हैं कि राहत मिलेगी आपको? देखिए, मेरे साथ जितना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना बड़ा अन्याय न्यायपालिका ने किसी के साथ नहीं किया। CRPC की धारा 196 कहती है कि 153A, 153B और 295 मामले में
बिना राज्य सरकार की अनुमति कोई मुकदमा नहीं चल सकता। किंतु जजों को कहा गया, समझाया गया, मजिस्ट्रेटों को बताया गया, किंतु वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कभी कानून पढ़ा ही ना हो। मतलब जानबूझ के कानून की अवज्ञा कर दी। और इसकी कानून की अवज्ञा करने के लिए दीपक मिश्रा साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, वो उन वकीलों को भड़का रहे थे और पूरा वकीलों का उड़ीसा में गैंग खड़ा किया गया जिन्होंने मेरे खिलाफ याचिका की मुकदमा दर्ज कराए। इसी के साथ साथ जो दीपक मिश्रा का भतीजा सुधांशु मिश्रा था, बालेश्वर का जो एसपी था, उसने मेरी हत्या की साजिश रचने का षड्यंत्र कहा। जब मुझे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, बालेश्वर पुलिस ने, वो मुझे एयरपोर्ट लेके दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली एयरपोर्ट में 8 सदस्यों की पूरी कुल टीम मुझको अकेला छोड़कर इधर उधर तितर बितर हो गई कि मुकेश जैन भागे और उसको गोली मारे। मैं भागा नहीं, किंतु बाद में जब पता चला कि उन्होंने मेरे खिलाफ एक 66 ऐप आजीवन कारावास की धारा भी लगा रखी थी। वो धारा इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि सीआरपीसी की धारा 43(3) कहती है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा से भागता है तो पुलिस को गोली मार सकती, जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज न हो जिसमें आजीवन कारावास हो जाओ। दीपक मिश्रा साहब ने और उनके भतीजे सुधांशु मिश्रा ने मेरी हत्या करने की साजिश की। इसके खिलाफ मैंने सीबीआई का भी दरवाजा खटखटाया है और मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। और जिस तरह का अन्याय देश में मेरे साथ हुआ है, जिस तरह का अन्याय पुलिस ने और मजिस्ट्रेटों ने किया है, वो अन्याय का फल निश्चित रूप से मिलेगा। और ये मतलब हो भी रहा है कि आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों की लाभी खड़ी हुई है, क्योंकि उनको पता लग गया कि मुकेश जैन के साथ इतना बड़ा जो अन्याय कर रहे हैं, एक एक अपराध में 4-4 मुकदमे दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कैसे अन्याय, मतलब अन्याय करने में एक से एक आगे बढ़ रहे हैं। तो इस अन्याय का फल देश की जनता सोई हुई रहती है, किंतु जब जागती है तो अच्छी तरह जागती है।